सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, समास प्रकरण चल रहा है और उसकी अगली श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? समानाधिकरण। व्याधिकरण तत्पुरुष कल हमने पढ़ा था। समानाधिकरण यहाँ जो अधिकरण हम बोल रहे हैं वो समास के दो पदों में से दो जो पद है जिनको हम जोड़ रहे हैं उसको हम अधिकरण बोल रहे हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष, और इसी तत्पुरुष का दूसरा नाम है कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय, जिसको हम हिंदी में कर्मधारय समास अलग से पढ़ते हैं, वो तत्पुरुष समास का ही एक भाग है। तो आप लिखिएगा समानाधिकरण तत्पुरुष में लिखे शब्द है, उदाहरण देखें, नीलोत्पलम। नीलोत्पलम, यहाँ पर संधि भी साथ में हो रखी है। दो शब्द है, नील और उत्पल। ठीक है, तो नील और उत्पल, ये अब यहाँ संधि हो रखी है अ प्लस उ बराबर ओ। कौन सी संधि? गुण संधि। कौन संधि है? तो संधि भी साथ में हो रखी है। जब हम समास के दो पदों को मिलाएंगे तो पास आने पर संधि भी हो सकती है, लेकिन संधि होने के बावजूद उसमें अगर समास दिख रहा है तो हम ध्यान रखना है। इसका विग्रह है आपके नीलम, नीलम उत्पलम। नीलम उत्पलम, कैसा उत्पल है? नीला उत्पल। अभी देखिए, इसका नाम समानाधिकरण क्यों पड़ा? क्योंकि नीलम और उत्पलम दोनों में समान विभक्ति है। कैसा है? समान विभक्ति। और वहां उसका व्याधिकरण क्यों पड़ा? क्योंकि उसके पहले पद में तो अलग अलग विभक्तियां थी, जैसे द्वितीय थी, तृतीय थी, चतुर्थी थी, पंचमी, ऐसे थी। और उसके दूसरे पद में क्या होती थी? प्रथमा विभक्ति होती थी। यहाँ अगर पहले पद में चतुर्थी विभक्ति है तो दूसरे पद में भी चतुर्थी विभक्ति हो। और दोनों पद जो होते हैं वो विशेषण विशेष्य के भाव से होते हैं। किससे होते हैं? विशेषण विशेष्य के भाव। हाँ, इसका नाम कर्मधारय है ना। ये इसका कहने का मतलब कोई कर्म को धारण किए हुए, यानी कोई विशेषता धारण किए हुए। अब ये उत्पल कैसा है? नीला है। ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, ऐसे आप हिंदी के इसके उदाहरण में देख सकते हो, जैसे नील गगन है, तो आप उसका विग्रह क्या करते हैं हिंदी में? नीला है जो गगन है ना। गगन का रंग कैसा है? नीला। ऐसे आप संस्कृत के अन्य उदाहरण देखें। शब्द है कृष्ण सर्पः। क्या शब्द है? कृष्ण सर्पः। देखिए, कृष्ण सर्प। तो बताइए विग्रह क्या होगा? कैसा सर्प है? तो दोनों पदों की समान, कृष्ण यानी काला और सर्प यानी काला सांप। कृष्ण सर्प। अभी आपको बताना है सुंदर बालकः, तो क्या हो जाएगा? सुंदरः बालकः। हाँ, ये तो है इसका पहला प्रकार है कर्मधारय का। दूसरा प्रकार है इसका जिसमें उपमान उपमेय भाव। कैसा भाव है? उपमान उपमेय। उपमान उपमेय मतलब जो किसी व्यक्ति को है तो वो नहीं, लेकिन वैसी उपमा दी गई हो। क्या दी गई हो? उपमा दी गई हो। वही तो नहीं है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोल दें कि ये शेर है, तो शेर का मतलब ये नहीं है कि उसके पूंछ लग गई या उसके बाल हो गए या वो चार पांव वाला हो गया। शेर का मतलब है कि शेर के जैसा उसमें पराक्रम होगा, है। किसी को कह दे कि ये चंद्रमुखी है। कैसी है? चंद्रमुखी। यानी मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा तो यूं टेढ़ा होता है, या चंद्रमा तो यूं गोल होता है, तो ऐसा मुख हो उसको चंद्रमुखी कहेंगे। ऐसा नहीं। चंद्रमा के समान जिसका मुख जो है वो कैसा? चमकता हो, है ना, उसको क्या कहते हैं? ठीक है।
तो यहाँ आप देखिए ये उपमान उपमेय वाले में देखिए पहला होता है घनश्यामः। श्यामः का अर्थ होता है सांवला। क्या होता है? सांवला। किसके जैसा सांवला? किसके से? घन यानी बादल। क्या है? बादल। तो बादल के जैसा सांवला हो तो हम यहाँ लिखेंगे घन इव। इव यानी के समान है। घन इव श्यामः, बादल के समान काला। दूसरा लिख दो चंद्रमुखम। चंद्रमुखम चंद्रमुखम। तो बताओ किसके जैसा मुख है? तो लिख दो चंद्र। चंद्र यानी चंद्रमा। सदृशम किसका? चांद के जैसा मुखम। सदृशम चंद्र। चंद्र सदृशम मुखम, चंद्रमा के जैसा मुख। और उदाहरण देखो जिसमें मान ही लिया जाता है ना? जिसमें क्या कर लिया जाता है? ये तो उपमा दिए लेकिन मान ही लो। आप ऐसे कहते हैं मान लो, है ना? तो चरण कमलम क्या है? चरण कमलम। कमलम। चरण ही क्या है? चंद्र। चरण ही क्या है? कमल। तो लिख दो चरणः एव कमलम। चरणः एव, यहाँ एव का अर्थ ही है। चरण ही कमल है। कमल यानी कमल के समान सॉफ्ट। कमल का मतलब क्या है? सॉफ्ट। कमल के समान कोमल जो है ना? तो चरण एव कमलम। अगला लिखो अब मैं कह दूं यहाँ की मुख कमलम तो बताओ क्या हो जाएगा? मुख एव कमलम। यहाँ मैं कह दूं कि मुख चंद्र तो क्या हो जाएगा? मुख एव चंद्र। मुख चंद्र। कर कमलम, अपने कर कमलों से। तो कर एव कमल। कर ही कमल है ऐसा। ठीक है। और श्याम का लिख दिया। अब इसका अगला भेद चले। कर्मधारय समास का हम कहते हैं कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद होता है? वो प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान, बाद वाला पद प्रधान। तो कर्मधारय समास में भी कौन सा होगा? तत्पुरुष समास के दो लक्षण होंगे। इसमें उत्तर पद प्रधान है लेकिन पहला पद जो है वो इसकी या तो विशेषता बताता है या पहला पद बाद वाले पद की क्या करता है? उपमा, है ना? या पहला पद जो बाद वाला पद है उसकी पहला वाला पद क्या बताता हो? विशेषता। ठीक है। तो ये तो था कर्मधारय समास। ऐसे ही किसी कर्मधारय समास का एक भेद है जिसका नाम है द्विगु। कौन सा समास है? द्विगु। द्विगु। अब द्वि का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। शास्त्रों में यहाँ द्विगु ये जो शब्द है इसका अर्थ है गाय। क्या है? गाय। कितनी गाय? दो गाय। तो जिसके समास के नाम से पता चलता हो कि कोई संख्या बता रहा है। क्या बता रहा है? संख्या। क्या बता रहा है? संख्या। तो संख्या में आपको ध्यान रखना है
कि ऐसा समास जिसका बाद वाला पद तो प्रधान हो लेकिन पहले वाला पद उसकी क्या बताए, विशेषता बताए और संख्या के रूप में बताए, है ना। तो वो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो लिख दो आप द्विगु समास में अगला क्या है, इसका आगे लिखते रहो, कंटिन्यू लिखो। संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। जिसको खांसी जुकाम हो रहे सर्दी का ध्यान रखें, बोर्ड क्लास में